वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्ट 13। रूही रूही कॉफी पी रही थी कि तभी केबिन का गेट खुलता है और तनु अंदर आती है। तनु बैठते हुए अब बता, मीटिंग कैसी थी? रूही ठीक थी। रूही की बात सुन तनु रूही को गौर से देखती है और वह रूही की आंखों में नमी साफ देख पा रही थी। तनु सीरियस होकर क्या हुआ तुझे? तनु की बात सुन रूही तनु को देखती है और उसकी आंखों से बेहद आंसू बह जाते हैं। फिर रूही तनु को सब कुछ बता देती है। तनु हैरानी से, क्या अंकल कोमा में है? रूही, हम उनके कोमा में उनके कर्मों की सजा मिली है। आज नहीं तो कल कुछ तो होना ही था। तनु अंकल ने चीजों पर अटैक करवाया था। रूही, हाँ, उन गुंडों ने खुद ये बात कही थी। रूही की बात सुन तनु को कुछ पल रूही को देखती है, फिर खड़े होकर, तू रुक, मैं तेरे लिए तेरा फेवरेट पास्ता लेकर आती हूँ। अब उससे ही तेरा मूड ठीक होगा, बोलकर तनु केबिन से बाहर आ जाती है। तनु कैंटीन में जाकर पास्ता ऑर्डर करती है। फिर मन में, रूही बहुत भोली है पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। जीजू कोई ऐसे इंसान नहीं है कि जिस पर कोई अटैक कर दे और उन्हें भनक भी ना हो। मुझे पक्का यकीन है कि कुछ और बात है और मुझे भी पता है कि मेरे सवालों के जवाब किस पार होंगे। तनु रूही के लिए पास्ता लेकर उसके केबिन में जाती है। रूही उस वक्त अपना फोन चला रही थी। तनु पास्ता कॉफी टेबल पर रखकर, रूही लंच टाइम। तनु की बात सुन रूही अपने चेहरे से उठकर सोफे पर बैठ जाती है। वैसे तो रूही खाने का मन नहीं था पर पास्ता देखकर वो मना नहीं करती। तनु पास्ता सर्व करते, वैसे जीजू कहाँ है? रूही फोन चलाते हुए, मीटिंग के लिए होटल गए हैं। अगर यहाँ होते तो मैं इस वक्त तेरे साथ नहीं होती। तनु हंसते हुए, हाँ ये तो है, जीजू तुझे अकेला छोड़ते ही नहीं। तनु की बात पर रूही बस मुस्कुरा देती है और फोन में कुछ करने लगती है। तनु रूही का फोन छीनकर साइड में रखते हुए, कुछ ज्यादा ही फोन पर ध्यान नहीं रहता तेरा। चल पास्ता खा। रूही मुंह बनाकर, मुझे नहीं खाना। तनु अपने मुंह में चढ़ाते हुए, सच में तुझे व्हाइट सॉस पास्ता नहीं खाना? तनु की बात सुनकर रूही तनु को घूरती है तो तनु मुस्कुराकर अपने हाथ से एक बाइट रूही की तरफ बढ़ा देती है। रूही भी मुस्कुराकर खा लेती है। हमेशा ऐसा ही होता था, जब भी खाना सामने होने पर से जब भी खाना सामने होने पर खाने से मना कर देती तो तनु उसे अपने हाथ से खिला देती। कहने को तो दोनों की उम्र सेम थी पर तनु रूही के लिए एक माँ जैसी थी। जब से रूही इंडिया आई थी तब से तनु के हाथ से खाना नहीं खाया था। तनु रूही को लास्ट बाइट खिलाकर, कितने दिन हो गए मैंने तुझे अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया था। रूही पानी पीकर, दिन नहीं मने, जब से हम इंडिया आए थे तब से तूने मुझे नहीं खिलाया है। तनु, हाँ, तेरा आरव तुझे ये अकेला छोड़ता ही नहीं कि मैं तेरे साथ टाइम स्पेंड करूं। सच में जीनू ना चिपकू है। रूही तनु को घूर कर, ए मेरे आरव के बारे में कुछ नहीं वरना तनु भी रूही को घूर कर, वरना दोनों एक दूसरे के कुछ पल घूरते फिर हंसने लगते हैं। रूही हंसते हुए तनु की गोद में सरक कर सोफे पर लेट जाती है। तनु रूही का सिर सहलाने लगती है। करीब 10 मिनट की शांति के बाद तनु के फोन पर नोटिफिकेशन आता है। तनु फोन चेक करती है। फोन पर करण का मैसेज आता है, करण कम टू माई केबिन। तनु ये पढ़कर फोन टेबल पर रखकर रूही को देखती है जो आंखें बंद किए हुए थी, शायद सो गई थी। तनु कुछ करती उससे पहले ही आरव के केबिन से अटैच डोर खुलता है और आरव अंदर आता है। आरव रूही को देखकर, खाना खाया इसने? तनु, हाँ मैंने खिला दिया था। तनु की बात सुन आरव सर हिलाता है और रूही को गोद में उठा लेता है। आरव मुड़कर जाने लगता है, फिर रुककर बिना पीछे मुड़े, तनु मेरी रूही से दूर रहो, मैं तुम्हें तो उससे बात करने के लिए मना नहीं करूंगा पर मेरी रूही मेरे अलावा किसी और को इतनी इंपॉर्टेंस दे मुझे नहीं पसंद, बोलकर आरव रूही को गोद में लिए वहां से चला जाता है। वहीं तनु आरव की बात सुनकर हैरानी से आरव जिस ओर गया था वो ओर देखती रहती है। फिर खुद से, इतनी पोजेसिवनेस अच्छी नहीं है जीजू, बोलकर तनु भी चली जाती है। इधर आरव रूही को गोद में लिए हुए अपने केबिन से अटैच बेडरूम में ले जाता है और रूही को बेड पर अच्छे से लेटाकर उसकी सैंडल निकाल लेता है। आरव रूही के पास बैठकर उसके फोरहेड पर किस कर रूही के चेहरे को इंटेंसिटी से देखते, मुझे नहीं पसंद स्वीट हार्ट जब तुम मुझसे ज्यादा किसी और को इम्पोर्टेंस देती हो, फिर चाहे वो कोई भी हो। तुम मेरी हो स्वीट हार्ट, सिर्फ मेरी। तुम्हारी प्योरिटी हमेशा तुम्हारा होना चाहिए, जैसे मेरी प्रायोरिटी सिर्फ तुम हो। कोई साहिल, कोई तनु, कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। वो तनु वो करण का प्यार है इसलिए मैं रिएक्ट नहीं करता, पर सिवार तुम मेरे पेशेंस का टेस्ट नहीं ले सकती। फिर रूही के होठों पर उंगली फेरते हुए, अब मुझे तुम्हें एहसास कराना पड़ेगा कि तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी सनक, बोलते हुए आरो बिल्कुल एक्शन की लग रहा था। आरो रूही को ब्लैंकेट से कवर करके चला जाता है। दूसरी तरफ तनु करण के केबिन में जाती है। तनु को देखते ही करण अपनी चेयर से उठकर तनु को गले लगा लेता है। तनु भी करण को गले लगा लेती है। थोड़ी देर बाद करण तनु से अलग होता है। करण तनु की गाल पर हाथ रखकर, तुम्हें पता है सुबह से मैंने तुम्हें कितना मिस किया। पहले तुम बिजी थी, फिर मैं बिजी हो गया, हम दोनों को बात करने का वक्त ही नहीं मिला। करण की बात पर तनु कुछ नहीं बोलती, वे बस बिना किसी भाव के करण को देखे जा रही थी। करण तनु का चेहरा नोटिस करता है तो वे थोड़ा सीरियस हो जाता है। करण दोनों का हाथ पकड़कर, क्या हुआ तनु, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? तनु करण के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर, जीजू पर सच में अटैक हुआ था? करण हैरानी से, मतलब? तनु गहरी सांस लेकर करण की आंखों में देखते हुए, परसों जीजू पर सच में अटैक हुआ था या नहीं? तनु की बात सुनकर हैरान परेशान सा तनु को देखने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तनु को क्या जवाब दे। करण खुद ये इमोशन को कंट्रोल करके, तुम्हें ये सब कैसे पता? तनु सपाट लहजे में, रूही ने बताया। रूही को लगता है कि साहिल अंकल ने जीजू पर अटैक करवाया था, पर मुझे कुछ और ही लग रहा है। करण तनु को देखते हुए, क्या लग रहा है तुम्हें? तनु अपने सीने पर अपने हाथ फोल्ड करके, कोई जीजू कोई चलते फिरते मुसाफिर नहीं है करण, वो दी एक है जिसे हर चीज की खबर होती है। कितनी अजीब बात है ना, जीजू पर अटैक होता है और उसी दिन कोई गार्ड्स उनके साथ नहीं था।
तो रूही जीजू पर अटैक होता है तो कोई रूही को तो हाथ तक नहीं लगाता और एक लास्ट साहिल अंकल को गोली लग जाती है। अगर साहिल अंकल ने जीजू को मारने के लिए गुंडे भेजे थे तो वे खुद वहां क्यों आए? उन्हें भी तो पता होगा कि रूही जीजू के साथ थी। वे जी रूही के दिल में अपने लिए नफरत क्यों पैदा करते? तनु की बात सुनकर करण बस तनु को देखता रह जाता है। करण तुम है ये सब? तनु बीच में, मुझे सच जानना है करण, प्लीज सच्चाई बताना। करण गहरी सांस लेकर तनु को देखते, हाँ वो अटैक एक प्लान था, हमारा प्लान, आरो मेरा और युग का। युग ने उन गुंडों को वहां भेजा था और साहिल को कॉल करके मैंने वहां तक पहुंचाया था। बाकी आरव ने रूही के सामने सारा सीन ऐसे क्रिएट किया मानो साहिल ने ही वे सब किया और आखिर में उसका पैर फिसलने से वो आरव के सामने आ गया और गोली उसे लग गई। करण की बात सुन तनु आंखें फाड़े उसे देखने लगती है। तनु तुम सब ने ये क्यों? करण उनके गुस्से के साथ, क्यों सीरियस है? तनु आरव के साथ इतना कुछ हुआ तुम फिर भी सवाल कर रही हो क्यों? तुम्हें पता है ना साहिल ने आरव के परिवार के साथ क्या किया था? तो अपना बदला लेने में क्या गलत किया उसने? तनु मैं समझती हूँ कि जीजू ने अपना बदला लिया पर रूही के सामने ऐसा सीन क्यों क्रिएट किया? करण क्योंकि आरव चाहता था कि रूही साहिल से हमेशा के लिए दूर हो जाए। करण की बात सुन तनु हैरानी से उसे देखती है। करण आगे, आरव की सनक है रूही, वो पागल है रूही के पीछे, रूही किसी के भी करीब जाए आरव बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए उसे वे सारा सीन क्रिएट किया था। करण की बात सुन तनु को कुछ देर पहले आरव की कही बात याद आ जाती है। तनु एक नजर करण को देखकर वहां से चली जाती है। करण तनु के पीछे जाना चाहता था पर वे खुद को कंट्रोल करके चेयर पर बैठ जाता है। करण अपने टेबल पर तनु की फोटो देखते हुए, आई एम सॉरी तनु, अभी मैं तुम्हें अकेला छोड़ रहा हूँ पर मुझे समझना होगा कि आरव अपनी सनक में कोई भी हद पार कर सकता है, वे तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा अगर तुम उसके और रूही के बीच में आओगी, और मैं तुम्हें खो नहीं खो सकता। आई रियली लव यू तनु, प्लीज समझ जाना कि रूही एक सन की सनक है। तनु इस वक्त कैंटीन में बैठी थी, उसके हाथ में उसका फोन था जिस पर उसकी और रूही की बहुत प्यारी सी फोटो थी। तनु लगातार उस फोटो को देख रही थी और उसके दिमाग में करण की बातें घूम रही थी। तनु उस फोटो को देखते हुए, क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, दिल कह रहा है तुझे जीजू के साथ खुश रहने दो पर दिमाग कह रहा है जीजू ने जो किया वे तुम्हें तुझे बता दूं लेकिन फिर तुझे ही सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। तू कैसे अपने पति में अपने पिता की इतना बोलकर तनु चुप हो जाती है। सब कुछ सोचकर उसका सर दर्द हो रहा था, इसलिए वे अपने सीनियर को इन्फॉर्म करके घर चली जाती है। शाम का वक्त, रूही सोकर उठती है और अपने चारों तरफ देखने लगती है। वे पहले इस रूम में नहीं आई थी इसलिए रूही घबरा जाती है। रूही बेड से उठकर गेट की तरफ जाती है और गेट खोलने के लिए हाथ बढ़ाती है, तभी गेट खुलता है और आरव अंदर आता है। रूही आरव को देखते ही उसके सीने से लग जाती है। आरव भी रूही को गले लगा लेता है। आरव रूही के कान में स्वीट हार्ट, इतनी जल्दी डर गई। आरव की बात सुन रूही अपना सर उठाकर आरव को देखती है। आरव रूही के नाक पर किस करके स्वीट हार्ट तुम ना बहुत क्यूट हो बोलकर आरव रूही की नोज को बाइट कर लेता है जिससे रूही की हल्की सी आह निकल जाती है। रूही मुंह बनाकर, आरव आप हमेशा बाइट क्यों करते हैं, मुझे दर्द होता है। आरव रूही के गाल से अपना गाल लब करते हुए, पहले भी कहा था स्वीट हार्ट, इतना दर्द तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। रूही ये कौन सा रूल है, ये कौन सा रूम है, मैंने कभी नहीं देखा। आरव रूही के बाहर उसके कान के पीछे करते हुए, ये मेरा ही रूम है स्वीट हार्ट। रूही हैरानी से आपका आरव रूही का हाथ पकड़कर रूम से बाहर लाते हुए, यहाँ हम मेरे कबिन से अटैच रूम है। रूही वह अमीर लोग के शौक। आरव रूही को गोद में उठाकर, तुम भी उसी कैटेगरी में हो स्वीट हार्ट। रूही आरव के गाल पर उंगली फेरते हुए, वो कैसे, मेरे तो ऐसे कोई शौक नहीं है। आरव रूही के कान में, आई विल शो योर स्वीट हार्ट के कैसे तुम मेरी कैटेगरी में हो बोलकर आरव केबिन से बाहर निकलकर लिफ्ट में जाता है और रूही को उतारकर उसे लिफ्ट की बोल से लगा देता है। आरव रूही के दोनों तरफ हाथ रखकर रूही के चेहरे पर झुकते हुए, हम तो क्या कह रही थी तुम स्वीट हार्ट। रूही ऐसा आरव के करने से काफी नर्वस हो गई थी। रूही नजर नीचे गई, आरव हम लिफ्ट में हैं। आरव तिरछी मुस्कान के साथ रूही के चेहरे पर गर्म सांसें छोड़ते हुए, आई नो स्वीट हार्ट बट यू ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बोलकर आरव रूही के होठों पर अपने होठ रख देता है। पहले तो रूही थोड़ा हैरान हुई, फिर वे भी आरव का साथ देने लगी। आरव के हाथ रूही के दोनों तरफ थे, रूही के दोनों हाथ आरव के बालों में थे। वे दोनों एक दूसरे को पर्सनैलिटी किस कर रहे थे। आरव ने लिफ्ट पहले ही स्टॉप कर दी थी। करीब 15 मिनट बाद दोनों के होठ अलग होते हैं। आरव रूही की गर्दन पर किस करने लगता है, उसके हाथ अभी भी रूही की दोनों तरफ लिफ्ट की वॉल पर लगे हुए थे। रूही अपनी आंखें बंद किए आरव को महसूस कर रही थी। कुछ देर किस करने के बाद आरव हल्का सा सर उठाकर रूही को देखता है जिसकी आंखें बंद थी। ये देखकर आरव डेविल स्माइल करता है और रूही की गर्दन पर बाइट कर लेता है जिससे रूही की हल्की सी चीख निकल जाती है। आरव रूही के कान में सर्द लहजे में, यू आर माइन स्वीट हार्ट ओनली माइन बोलकर आरव रूही की आंखों में देखता है। रूही भी आरव की आंखों में देख रही थी। कुछ देर बाद आरव रूही से थोड़ा दूर होकर लिफ्ट स्टार्ट कर देता है। रूही, आरव इतनी तेज कौन बाइट करता है। आरव रूही को अपने पास खींचकर आरव को उकराना। आरव का जवाब सुनकर रूही चिढ़ जाती है। कुछ देर बाद लिफ्ट रुकती है। आरव और रूही अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकल जाते हैं। करण पार्किंग में खड़े होकर तनु को कॉल करता है पर तनु फोन आंसर नहीं कर रही थी। फिर करण तनु के सीनियर को फोन करता है। फोन उठाते ही सीनियर, सॉरी सर, मैं आपको बताना भूल गया था कि तनु लीव लेकर चली गई। करण ओके बोल कर कॉल कट कर देता है। करण अपना फोन पॉकेट में रखकर ऊपर आसमान की तरफ देखकर गहरी सांस लेता है और अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकल जाता है। आरव और रूही
दोनों घर पहुंचकर डायरेक्ट रूम में जाते हैं। आरो रूही को बेड पर धक्का देकर उसके ऊपर आकर आई वांट यू स्वीट हार्ट राइट नाउ। रूही हैरानी से इतनी डिस्प्रेशन। आरो एटलीस्ट फ्रेश तो हो जाए। आरो अपना ब्लेजर उतारकर नो स्वीट हार्ट आई कांट वेट आई कांट बोलकर आरो रूही के होठों को अपने कब्जे में ले लेता है। पहले तो आरो रूही को प्यार से किस कर रहा था, लेकिन वक्त के साथ आरो की किस रूड और एग्रेसिव हो गई थी, जिससे रूही को दर्द हो रहा था। रूही आरो को थोड़ा दूर करने की कोशिश करती है, पर आरो रूही पर और हावी हो रहा था। इस वक्त आरो के दिमाग में रूही का तनु की गोद में सर रखकर सोने का सीन घूम रहा था। ऑफिस में उसने बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया था, पर अब और कंट्रोल नहीं कर सकता था। करीब 20 मिनट बाद आरो रूही के होठों को छोड़ता है। रूही के होठों से हल्का खून आ रहा था। आरो अपने कपड़े उतारकर रूही के सारे कपड़े उतार देता है और फिर खुद को रूही को ब्लैंकेट से कवर कर देता है। दूसरी तरफ करण घर पहुंचकर सिद्धार्थ तनु के रूम में जाता है तो देखता है कि तनु सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर कुछ कर रही थी। तनु करण को देखकर आ गए तुम, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, आज डिनर मैंने बनाया है। तनु की बात सुन करण हैरानी से तनु को देख रहा था। तनु सोफे से उठकर करण का हाथ पकड़कर उसे उसके रूम में छोड़कर जल्दी फ्रेश होकर आओ बोलकर तनु चली जाती है। करण गेट की तरफ देखकर इसे क्या हुआ है, करण फ्रेश होने चला जाता है। थोड़ी देर बाद करण डाइनिंग टेबल के पास आकर चेयर पर बैठ जाता है। तनु करण को देखकर हल्का सा मुस्कुराती और खाना शुरू करती है। दोनों चुपचाप अपना खाना खाते हैं। खाने के बाद तनु लिविंग में रोंग में सोफा पर बैठी होती है। तभी करण आकर तनु के बगल में बैठ जाता है। करण तनु को देखकर क्या हुआ तुम्हें, इतना नॉर्मल क्यों रिएक्ट कर रही हो। तनु करण को देखकर तो क्या करूं करण, मुझे इस बात पर गुस्सा आया था कि जीजू ने रूही के सामने एक अलग ही सीन क्रिएट किया, पर मुझे इस बात में सच में कोई फर्क नहीं पड़ता कि साहिल अंकल के साथ क्या उन्होंने जो किया है उसके सामने तो हर सजा छोटी है। करण मुस्कुराकर थैंक गॉड तुम्हें मेरी बात समझ में तो आई बोलकर करण तनु को हक कर लेता है। तनु करण के गले लगे मन में रूही को कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता है जीजू रूही से बहुत प्यार करते हैं। वो रूही को कुछ नहीं करेंगे और ना किसी को करने देंगे, पर मैं ये पता लगाऊंगी कि जीजू ने और क्या 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 है। तुम्हारी बातों से साफ पता चलता है कि जीजू ने अपनी सनक में और भी कुछ किया है। सोचते हुए तनु करण से अलग होती है। तनु सोफे से उठकर मैं रूम में जा रही हूँ, गुड नाइट बोलकर रूही चली जाती है। तनु के जाते ही करण की स्माइल गायब हो जाती है। वे किसी को कॉल करके कुछ कहता है, फिर फोन टेबल पर रख देता है। करण सामने देखते हो, मुझे अच्छे से पता है तनु तुम क्या करना चाहती हो, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा तुम्हें कुछ पता ना चले। वही सबके लिए सही है। आरो और रूही के रूप में लगभग 4 घंटे बाद आरो रूही को छोड़ता है। रूही आरो की शर्ट पहने बेड पर बैठी थी। तभी आरो खाने की ट्रे लेकर रूम में आता है। आरव ने सिर्फ एक लोअर पहनी थी। आरव रूही के बगल में बैठकर खाना खा लो स्वीट हार्ट। आरव की बात सुन रूही आरव की तरफ एक नजर देकर मुंह फेर लेती है। आरव रूही को अपनी गोद में उठाकर रूही का चेहरा कसकर पकड़ते हुए मुंह से मुंह फेरने की गलती दोबारा मत करना स्वीट हार्ट। आरव ने यह बात काफी डेंजर स्वयं में बोली थी। रूही बस अपना सर हिला देती है। आरव रूही का चेहरा छोड़ देता है। रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आरव रूही को गले लगाकर सूस क्या हुआ स्वीट हार्ट। रूही आरव के गले लगे हुए छोटे बच्चे की तरह। आरव आपने मेरी पूरी बॉडी को फिर से बाइट किया, इट्स हर्टिंग। आरो रूही का चेहरा अपने सामने करके उसके आंसू पोंछते हुए रिलैक्स स्वीट हार्ट खाना खा लो, फिर मैं ऑइंटमेंट लगा दूंगा रूही, पर आप बाइट क्यों करते हो। आरो रूही के गाल पर किस करके बिकॉज इट्स प्रूव दैट यू आर माइन स्वीट हार्ट। आरो की बात सुन रूही आरो की तरफ बस देखती रह जाती है। आरो रूही एक दूसरे को खाना खिलाते हैं, फिर आरो रूही की बॉडी पर ऑइंटमेंट लगाता है और रूही को फिर से अपनी शर्ट पहना देता है। आरव बेड पर लेटकर रूही को अपने ऊपर लेटा लेता है। थोड़ी देर में दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह आरव की आंख खुलती है। रूही का चेहरा देखते ही आरव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। रूही आरव के ऊपर उसे कसकर पकड़कर सो रही थी। आरव रूही को पलटकर उसे बेड पर अच्छे से सुलाता है। आरव रूही का चेहरा देखता है जिस पर थकावट साफ दिख रही थी। आरव रूही का गाल सहलाते हुए क्या हो तुम स्वीटहार्ट, पागल कर दिया है तुमने मुझे, दर्द नहीं देना चाहता तुम्हें, पर किसी का भी तुम्हारे पास आना मेरे अंदर की सनक को बढ़ा देता है। आई नो कल तुम्हें बहुत दर्द हुआ, पर स्वीटहार्ट ये दर्द तुम्हें मेरी जिंदगी बर्दाश्त करना होगा बोलकर आरव रूही के माथे पर किस कर लेता है। आरव उठकर अपनी जिम चला जाता है। थोड़ी देर में रूही की आंख खुलती है। वे उठकर बैठ जाती है। रूही चारों तरफ देखती है। रूही आरव कहाँ हो आप कहीं जिम में तो नहीं। फिर रूही बेड से उठती है। उठते ही रूही के सीने में दर्द की लहर दौड़ जाती है। रूही दांत पीसते हुए आरव को तुम्हें छोड़ूंगी नहीं बोलकर रूही रूम से निकलकर आरव के जिम रूम में जाती है। रूही गेट खोलकर अंदर आती है और आरव को देखकर रूही की सांसें तेज हो जाती है। आरव शर्टलेस होकर पुशअप कर रहा था। पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमक रही थी। रूही एकटक आरव को घूरने लगती है। रूही आरव को देखते हुए मन में हाय कितने हॉट है ये, क्या करूं मैं, कोई इतना हॉट कैसे हो सकता है। और शटअप रूही, क्या सोच रही है तू, यहाँ आरव को डांटने आई थी, पर तू अब आरव को ताड़ रही है। पर ताड़ तो सकती हूँ ना, आफ्टर ऑल मेरे ही पति है। रूही आरव को देखने में इस कदर खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब आरव उसके सामने आकर खड़ा हो गया। आरव रूही के कान में स्वीट हार्ट, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता, कुछ करना चाहो तो कर सकती है। आरव की आवाज से रूही होश में आती है। आरव को अपने सामने इतने पास देखकर रूही की धड़कन बढ़ जाती है। उसके गाल लाल हो गए थे। रूही मन में ये मेरे पास कब आए आरव, जब तुम मुझे देख रही थी। आरव की बात सुन रूही हैरानी से उसे देखती है। रूही खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए मैं आपको नहीं देख रही थी। आरव रूही की कमर पर हाथ रखकर तो किसे देख रही थी। रूही हाँ मैं दीवारों को देख रही थी, काफी अच्छा कलर है। आरव रूही के चेहरे को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ते हुए
तुम दीवारों को देख रही थी, वो मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। आरव की बात सुन रूही आरव की तरफ को देखती है, जो बेहद सीरियस लग रहा था। रूही घबराकर, आरव में तो बस, आरव बीच में सनक भरे लहजे में, चुप, बिल्कुल चुप। तुम मेरे सामने होते हुए किसी दूसरी चीज़ को देख रही थी स्वीट हार्ट, ये गलत है, बिल्कुल गलत। तुम इससे आगे आरव कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि रूही ने आरव के होठों पर अपने होंठ रख दिए थे। आरव अपनी आंखें बंद करके रूही की कमर को कसकर पकड़ लेता है। करीब 10 मिनट बाद रूही आरव से अलग होती है। आरव अपनी आंखें खोलकर रूही को देखता है। रूही आरव के गाल पर हाथ रखकर, मैं आपको ही देख रही थी आरव, तो झूठ क्यों बोला? रूही मुंह बनाकर, ताकि एम्प्रेस ना हो। आरव रूही की बाल कान के पीछे करते हुए, इसमें एम्प्रेसमेंट कैसी? तुम अपने हस्बैंड को ही देख रही थी स्वीट हार्ट। रूही पाउच बनाकर, ओके, लेकिन मैं यहाँ कुछ और करने आई थी। आरव रूही के होठों को देखते हुए, रूही आरव को घूरकर, आपको डांटने, आपने कल रात मुझे जो स्वीट टॉर्चर क्या है किया, वो क्यों किया? मैं जान सकती हूँ आरव, क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा किसी और पर ऊपर ध्यान दे रही थी। रूही हैरानी से किस पे आ रहा? अब रूही की आंखों में देखकर, तनु पे, कल तुम उसकी गोद में सर रखकर सो रही थी। रूही अपनी आंखें छोटी करके, आप दोनों से भी जलते हैं। आरो रूही को गोद में उठाकर, मैं किसी से जलता नहीं हूँ स्वीटहार्ट, पर जो मेरा है वह सिर्फ मेरा है। फिर रूही की आंखों में देखकर, और तुम तो सबसे ऊपर हो, तुम मेरी सनों को, बोलकर आरो रूही को गोद में उठाए हुए रूम में ले जाता है। वहीं रूही आरव की बात सुन अब बस आरव को देखती है। उसे आरव की इस बात की गहराई का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उसे नहीं पता था कि आरव की सनक कितनी खतरनाक है। आरव रूही को रूम में लाकर बिना उतारे वॉशरूम की तरफ बढ़ता है। रूही लाचारी से, आरव नहीं, मुझे पहले ही दर्द हो रहा है। आरव रूही को वॉशरूम में लाकर शावर के नीचे खड़ा करके, रिलैक्स स्वीटहार्ट, कुछ नहीं करूंगा, हम बस नहाएंगे, बोलकर आरव शावर ऑन कर देता है। करीब आधे घंटे बाद आरव रूही को गोद में लेकर लेजर रूम में जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों कपड़े पहनकर बाहर आते हैं। रूही ड्रेसिंग टेबल के सामने रेडी होते हैं। आरव, आज शाम में इनोकेशन पार्टी है। आरव अपना फोन चेक करते हुए, हम स्वीट हार्ट, हम जाएंगे, पर अभी हमें पूजा में जाना है। रूही कंफ्यूजन से, पूजा? आरव रूही को देखकर, हाँ, यू का कॉल आया था, ऑफिस में एक पूजा है। रूही आरव के पास आकर, आप उस ऑफिस में जा पाएंगे? आरव रूही का हाथ पकड़कर गहरी मुस्कान के साथ, तुम हो ना मेरे साथ स्वीट हार्ट? रूही मुस्कुराकर, बेशक हूँ आरव, तो मुझे कहीं भी जाने में प्रॉब्लम नहीं है, बोलकर आरव रूही के हाथ पर किस कर लेता है। रूही बस मुस्कुरा देती है। आरव और रूही दोनों सिंघाना इंडस्ट्रीज, जो अब खुराना इंडस्ट्रीज बन गई है, के लिए निकल जाते हैं। दोनों खुराना इंडस्ट्रीज पहुंचते हैं। आरव कार से बाहर आकर उस ऑफिस को गहराई से देखता है। तभी रूही आरव के हाथ में अपना हाथ इंटरवेट कर लेती है। आरव रूही को देखता है। रूही मुस्कुराकर, अगर आप मुझे संभालने के लिए मेरे पीछे रह सकते हैं, तो भी मैं आपको कमजोर पड़ने से पहले आपका हाथ थाम सकती हूँ। अब चले। आरव सिर हिला देता है। दोनों ऑफिस के अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही आरव की बहुत सी यादें उसकी आंखों के सामने आ जाती है। आरव रूही के हाथ पर अपनी पकड़ कस देता है। रूही आरव को देखती है, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। रूही अपने और आरव के इंटरवल हाथ पर एक किस करती है। रूही के ऐसा करने पर आरव उसे देखता है। रूही आरव की आंखों में देखकर, आई एम विद यू। फिर कुछ पल रुक कर, ऑलवेज। रूही की बात सुन आरव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तभी युग उन दोनों के पास आकर, बॉस न भाभी आई है। तभी तीनों एक जगह जाते हैं जहाँ पूजा का सारा अरेंजमेंट हो रखा था। कंपनी के सारे एम्प्लॉयज गद्दों पर बैठे थे। वहीं नित्याकरण और तनु भी वहीं बैठे थे। आरव युग से, मीडिया को कुछ पता तो नहीं चला ना? युग, नो बॉस, मीडिया शाम को पार्टी में ही आएगी, उससे पहले किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। युग की बात पर आरव सर हिला देता है। आरव, चलिए बैठिए। आरव सरद लहजे में, स्वीट हार्ट, मैं नहीं बैठूंगा। आरव की बात सुन रूही आरव को देखने लगती है। रूही आरव की आंखों में देखकर, अब बहुत आसान होता है विश्वास टूटना, और बहुत मुश्किल होता है उस टूटे विश्वास को जोड़ना। मुझे पता है, जब मैं हॉस्पिटल में थी तब आपने इनके सामने सर झुकाया था मेरे लिए। उस वक्त इन्होंने आपकी सुन ली थी, इसलिए आज आप यहाँ आए हैं, पर आज भी आपको ये दर्द यहाँ बैठने की इजाजत नहीं दे रहा। आरो, अब जब सब पता है तो क्यों मुझे बैठने के लिए बोल रही हो? रूही मुस्कुराकर, क्योंकि आपके हर दर्द की दवा आपके सामने है। मैं हूं ना, आपकी हर तकलीफ और दर्द को आपसे दूर कर दूंगी, बस विश्वास की बात है। फिर आरो से अपना हाथ छुड़ाकर अपना हाथ आगे करके, अगर अपने स्वीट हार्ट पर विश्वास है तो थामे मेरा हाथ। आरव कुछ देर रूही की आंखों में देखता है, फिर रूही का हाथ थाम लेता है। रूही मुस्कुराकर आरव के साथ बैठ जाती है। कर्ण, युग और नित्य आरव की पूजा में बैठते हुए देख चौकड़ हो जाते हैं, लेकिन फिर रूही और आरव के हाथ को देखकर मुस्कुरा देते हैं। वहीं तनु रूही को आरव के साथ देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। वहीं आरव रूही को देखते हुए मन में, सही कहा तुमने, तुम मेरे हर दर्द की दवा हो, तुम स्वीट हार्ट। पूजा युग और नित्या के हाथों हो रही थी। करीब 1.5 घंटे में पूजा खत्म होती है। सभी प्रसाद लेते हैं। आरव और युग और नित्या को बाय कहकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। आरव और रूही ऑफिस पहुंचकर अपने अपने केबिन में चले जाते हैं। और रूही अपने केबिन में फाइल पढ़ रही थी, तभी निशा केबिन में आती है। निशा, मैम, आपकी और सर की मीटिंग है। रूही अपना सर उठाकर निशा की ओर देखकर, ओके, आई एम कमिंग। निशा, ओके मैम, बोलकर निशा जाने लगती है। तभी रूही, निशा मुड़कर, यस मैम। रूही कुछ पल रुक कर, आज शाम की पार्टी में तुम भी आ जाना। निशा हिचकिचाते हो, पर मैम मैं कैसे? रूही बीच में ही, तुम आ सकती हो, आफ्टर ऑल यू आर माई असिस्टेंट। निशा, ओके मैम, बोलकर निशा केबिन से बाहर चली जाती है। रूही खुद से, इसे आने के लिए बोल तो दिया है, पर मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है जैसा कुछ होने वाला है।
वहीं निशा वॉशरूम में जाती है और किसी को कॉल करती है। निशा ऑन कॉल, रूही ने मुझे पार्टी में इनवाइट किया है, हाँ मैं सब कर दूंगी, ओके बोलकर निशा कॉल कट कर देती है और वॉशरूम से बाहर चली जाती है। रूही कॉन्फ्रेंस हॉल में जाती है और बैठ जाती है। सभी उसे विश करते हैं। रूही तनु को देखकर स्माइल करती है। तभी कॉन्फ्रेंस हॉल का गेट खुलता है और आरव अंदर आता है। आरव के साथ करण भी था। आरव को देखते ही सबकी आँख सबकी सांसें कुछ पल के रुक सी जाती है। आरव का ऑरा बेहद खतरनाक था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। आरव अपनी चेयर पर बैठता है। आरोही आरव को गौर से देखती है। आरव की आंखों में गुस्सा था। रूही मन में अब क्या हो गया? ऑफिस आने तक तो सब ठीक था। आरव सर्द लहजे में करण जल्दी से ये सह के बोलकर करण एक आदमी को इशारा करता है। वे आदमी वहां बैठे एम्प्लॉय में से एक को कॉलर से खड़ा करके आरव के सामने गिरा देता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। करण के नाम किसी भाव के एक ही यही है जो हमें डबल क्रॉस कर रहा है। राकेश जी फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता है। आरव अपने पैर से राकेश का चेहरा उठाता है। राकेश के चेहरे पर डर देखकर आरव डेविल स्माइल करता है। रूही आरव और करण को हैरानी से देख रही थी। तनु भी करण को पहली बार इस तरह देख रही थी। आरव सर्द आवाज में, गलती वे भी बहुत बड़ी तो हम सजा तो मिलेगी। आरव की बात सुन रूही आरव को देखती है। इस वक्त वे उसका आरव बिल्कुल नहीं लग रहा था और बहुत था भी नहीं। इस वक्त वे एक डेविल एवके था जो बेदिल है। बाकी एम्प्लॉयज के लिए वे नया नहीं था क्योंकि पहले भी आरव ऑफिस में गलती करने वालों को सबके सामने ही सजा देता था, लेकिन फिर भी हर बार उतना ही डर लगता था। ये बात सिर्फ रूही के लिए नहीं थी, खासकर तनु, क्योंकि रूही ने भी आरव की डेविल साइड की झलक देख रखी है। राकेश घबराकर, सर आई एम सॉरी प्लीज। आरव अपने पैर से उसे धक्का देकर गुस्से में, माफी की कोई जगह नहीं है एक एक की जिंदगी में। आरव की बात सुन राकेश जमीन पर गिरा हुआ कांपने लगता है। राकेश की नजर रूही पर जाती है। वे जल्दी से रूही का पैर पकड़ लेता है। रूही हैरानी से उसे देखती है। राकेश गिड़गिड़ाते हुए, मैम प्लीज सर को बोलिए मुझे छोड़ दे, मेरे छोटे बच्चे हैं, मैम प्लीज। रूही को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। वहीं आरव को गुस्सा बहुत पार कर चुका था। कोई कुछ बोलते उससे पहले आरव एक झटके से राकेश को कॉलर से पकड़कर रूही को उससे दूर करता है। आरव गुस्से में खतरनाक आवाज में, करण ले जाओ इसे। करण आरव की बात का मतलब समझ जाता है। वो राकेश को वहां से ले जाता है। कुछ ही पलों में वहां बिल्कुल शांति छा जाती है। सिर्फ सबकी सांसों की आवाज थी। आरव चिल्लाकर आउट। आरव के चिल्लाने से सब डर जाते हैं। धीरे धीरे सब जाने लगते हैं। रूही भी जा रही थी कि तभी आरव रूही का हाथ पकड़ लेता है। आरव भारी आवाज में, यू कांट गो स्वीट हार्ट। आरव की बात सुन रूही अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। तनु रूही को एक नजर देखकर बाहर चली जाती है। सबके जाते ही आरव रूही को कसकर अपने सीने से लगा लेता है। रूही आरव की पीठ सहलाने लगती है। आरव रूही का सर अपने सीने में दबा रहा था। रूही को दर्द तो हो रहा था पर उसे पता था कि आरव अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रहा है। आरव धीरे धीरे रूही के कंधे पर किस करने लगता है। रूही को जब लगता है कि आरव शांत हो रहा है तो वे आरव से अलग होते हैं। आरव रूही को देखता है। रूही आरव को चेयर पर बैठाकर खुद उसके गोद में बैठ जाते हैं। रूही आप ठीक है आरव? हम फिर मन में, ठीक तो मैं तब होऊंगा जब उसके हाथों को सजा दूंगा जिन हाथों से उसने तुम्हारे पैर पकड़े। स्वीट हार्ट सोचते हो। आरव के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। कुछ देर दोनों ऐसे ही बैठे रहते हैं फिर अपने काम में लग जाते हैं। शाम का वक्त, रूही आरव की केबिन में अटैच रूम में तैयार हो रही थी। रूही ने डार्क ब्लू कलर कप वन शोल्डर गाउन पहना था। उस गाउन में कमर पर कट था जिसकी वजह से रूही की कमर विजिबल थी। बालों का हाई पोनी टेल, होठ पर पिंक लिपस्टिक, कानों में इयररिंग, हाथ में ब्रेसलेट, पैरों में ब्लैक हील्स और थोड़ा सा मेकअप। रूही ड्रेसिंग टेबल में खुद को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। तभी रूम का गेट खुलता है। रूही पीछे पलटकर आरव को देखती है। आरव ने ब्लैक टैक्सीडो सूट पहना था। रूही आरव को देखकर मुस्कुराती है। वहीं आरव एकटक रूही को देख रहा था। रूही आरव को यूं खोया हुआ देखकर उसके पास जाती है। रूही शरारती मुस्कान के साथ, कहाँ खो गए मिस्टर खुराना? रूही की आवाज सुनकर आरव होश में आता है और रूही को देखता है जो शरारती मुस्कान के साथ उसे ही देख रही थी। आरव रूही की कमर पर हाथ रखकर, हम तो बस आप में ही खोए रहते हैं मिसेज खुराना। रूही आरव के गले में बाहें डालकर, इतना भी मत खोइए कहीं कोई हमें उड़ा ना ले जाए। आरव इंटेंसिटी से रूही की आंखों में देखकर, कोई कोशिश तो करे, फिर अंजाम से सामना भी उसे ही करना होगा। रूही आरव कितनी इंटेंस नजर बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो अपनी नजर नीचे कर लेती। आरव रूही को छोड़ देता है फिर रूही की तरफ हाथ बढ़ाकर, चले मिसेज खुराना। रूही आरव का हाथ थामकर मुस्कुराकर, यस मिस्टर खुराना। दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। आरव और रूही दोनों पार्टी वेन्यू पे जाते हैं। यहाँ सारा अरेंजमेंट युग ने करा था। आरव और रूही पार्टी हॉल में जाते हैं। उन दोनों के अंदर जाती है सबकी नजर उन दोनों पर ही रुक जाती है। नित्या आगे आकर रूही के गले लग जाती है। आरव रूही को नित्या के साथ छोड़कर करण और युग के पास चला जाता है। रूही नित्या से अलग होकर, कैसी हो तुम? और बेबी? नित्या मुस्कुराकर, बिल्कुल ठीक भाभी। और अब फाइनली मेरा तीसरा महीना पूरा हो रहा है। तभी वहां तनु भी आ जाती है। रूही तनु से, कहाँ थी तू? तनु यही थी, तेरा ही ध्यान कहीं और था। रूही अपनी भौहें चढ़ाकर, और कहाँ था मेरा ध्यान? तनु जबरदस्ती मुस्कुराते हुए, तेरे आरव में। नित्या हंसते हुए, आर यू जेलस? तनु चिढ़कर, मैं क्यों जेलस होने लगी? रूही तनु को गले लगाकर, चल यार तेरी जगह अलग है, मेरी लाइफ है। तनु मुस्कुराकर, आई नो। फिर मन में, बस जीजू तुझे मुझसे दूर ना कर दे। नित्या, मुझे तो भूख लग गई। रूही, ओके चलो कुछ खा लेते हैं। फिर दोनों कुछ खाने के लिए बैठ जाते हैं। वहीं आरव वाइन पीते हुए रूही को ही देख रहा था। करण, क्या तू से हमेशा घूरता रहता है? आरव करण को देखकर, वो मेरी है, फिर मैं चाहे उसे घूरू या सबसे छुपा के रखूं, आई डोंट थिंक मुझे तुझे उसके लिए कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए।
करण सिर हिलाकर, तेरी ये हरकतें ना बड़ी क्रीपी है। पता नहीं रूही कैसे रहती है तेरे साथ। आरव एक सिप लेते हुए, वो मेरी स्वीट हार्ट है, उसे पता है मेरे साथ कैसे रहना है। नाउ शट अप। आरव की बात पर करण बस उसे चिढ़कर देखता है। तभी युग आकर, बॉस लॉन्चिंग का टाइम हो गया। आरव बस, हम पर ये काम तुम और नीता करोगी। युग ओके बॉस। सभी लोग हॉल के बीच में आते हैं। वहाँ वॉल पर रेड कर्टेन्स लगे थे। मीडिया भी ये मोमेंट कैप्चर करने के लिए आ चुकी थी। आरव रूही के साथ खड़ा था। नित्य और युग धीरे से रस्सी खींचते और कर्टन्स खुल जाता है। वहाँ पर एक बोर्ड था जिसपे खुराना इंडस्ट्रीज लिखा हुआ था। सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। आरव उस बोर्ड को बिना किसी भाव के देख रहा था। आरव उस बोर्ड को देखते हुए मन में आज एक बार फिर खुराना इंडस्ट्री लौट आई है। उस सिंघानिया ने इस नाम को खत्म कर दिया था, पर आज ये नाम वापस आ गया। डैड, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। आरव बस सब सोच रहा था, तभी उसे अपने हाथ पर किसी की पकड़ महसूस होती है। आरव देखता है कि रूही ने उसका हाथ पकड़ा था और वे उसे ही देख रही थी। आरव रूही के हाथ को पकड़कर उस पर किस कर लेता है और हल्की मुस्कान के साथ रूही की तरफ देखता है। रूही भी आरव को देखकर मुस्कुरा देती है। आरव रूही का हाथ पकड़कर हॉल के बीच में जाकर खड़ा होता है। मीडिया उन दोनों की फोटोज लेने लगती है। आरव अपनी सर्द आवाज में, सिंघानिया इंडस्ट्रीज अब खुराना इंडस्ट्रीज के नाम से जानी जाएगी। इस कंपनी का सीईओ मेरा एक अच्छा दोस्त युग होगा। ही इज द सीईओ ऑफ खुराना इंडस्ट्रीज। आरव की बात सुन सभी तालियां बजाने लगते हैं। वहीं मीडिया अपना सेशन शुरू कर देती है। आरव और युग उनके सवालों का जवाब दे रहे थे। तनु और करण वहीं खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। करण तनु के कान में धीरे से, मैं कुछ सोच रहा था। तनु करण को देखकर, क्या करण, सबकी शादी हो चुकी है तो क्यों ना हम भी शादी कर ले। करण की बात सुन तनु उसे कुछ पल घूरती है। करण, क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रही है। तनु, देख रही हूँ कितने बड़े बेवकूफ हो तुम। शादी के लिए कोई ऐसे बोलता है क्या। करण मुंह बनाकर, तो कैसे बोलते हैं। तनु, तुम सच में बंदर हो। एक अच्छा सा मैरिज प्रपोजल भी मैं बताऊं। करण, ओके, मैं अच्छे से प्रपोज कर दूंगा। तनु सामने देखकर, तुम्हें किसी और से भी बात करनी पड़ेगी। करण, किससे। तनु तिरछी मुस्कान के साथ, मेरी मौसी। करण हैरानी से, तुम्हारी मौसी है। तुमने मुझे कभी बताया नहीं। तनु करण को घूरकर, तुमने कभी पूछा नहीं। एंड रिलैक्स, वो मना नहीं करेगी, पर बात तो तुम्हें उन्हीं से करनी पड़ेगी। करण, हाँ तो कोई बात नहीं, उनसे भी बात कर लूंगा। तनु हंसकर देखते हैं। मीडिया सेशन खत्म होने के बाद आरव और रूही एक कोने में आकर खड़े होते हैं। रूही, आरव मैं वॉशरूम से आती हूँ। आरव, ओके जल्दी आना। रूही वॉशरूम की ओर चली जाती है। वहीं रूही को जाता देख निशा किसी को मैसेज करती है। रूही कॉरिडोर में थी, तभी उसका सिर घूमने लगता है। उसे चक्कर आ रहे थे। रूही दीवार का सहारा लेकर खड़ी होती है। वे अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी। रूही धीरे से, क्या हो रहा है, मुझे ये चक्कर क्यों आ रहा है, मुझे वापस आरव के पास जाना चाहिए। रूही जैसे ही जाने के लिए पलटती है, कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। रूही मुड़कर देखती है, उसे सब धुंधला सा दिख रहा था। रूही अपनी आंखें बंद करके दोबारा खोलती और सामने वाले इंसान को देखकर उसके मुंह से तुम निकलता है। रूही खुद को संभालते हुए, तुम तो मयंक सिंघानिया हो। मयंक डेविल स्माइल करते हुए, सो तुम्हें मैं याद हो। रूही गुस्से में, मेरा हाथ छोड़ो, तुम लियो मी। मयंक रूही को अपने करीब खींचकर, नो बेबी, बहुत मुश्किल से हाथ आई हो तुम, ऐसे नहीं जाने दूंगा तुम्हें। रूही मयंक को धक्का देकर, बकवास बंद करो अपनी, बोलकर रूही जाने के लिए पलटती है। तभी मयंक कसकर रूही का हाथ पकड़कर उसे पीछे के रास्ते से बाहर गार्डन में लाता है। इस पूरे वक्त रूही चिल्ला रही थी, बाहर बारिश हो रही थी। रूही मयंक के पेट पर घुटने से मारती है, जिससे मयंक की पकड़ रूही पर छूट जाती है। रूही भागने की कोशिश करती है, पर मयंक रूही को फिर से पकड़ लेता है। रूही अचानक से मयंक को तेजी से धक्का देती है, पर इतना अचानक हुआ कि मयंक खुद संभाल नहीं पाया और नीचे गिर गया। रूही फिर जाने की कोशिश करती है, पर मयंक रूही का पैर पकड़ लेता है, जिसकी वजह से रूही गिर जाती है। बारिश जोरों पर थी। मयंक और रूही दोनों बारिश और कीचड़ में सने हुए थे। रूही के ऊपर ड्रग्स का असर हो रहा था, जो निशा ने उसके नक में डाली थी। मयंक रूही को जैसे ही छूने के लिए आगे बढ़ता है, कोई उसे एक पंच मारता है। रूही अपनी आंखें खोलकर देखती है, उसके मुंह से धीरे से आरव निकलता है। रूही नीचे घास पर पड़ी थी। वे बेहोश नहीं थी, वे पूरे होश में भी नहीं थी। रूही अपने सामने आरव को देखती है, जो बहुत भयानक तरीके से मयंक को घूर रहा था। आरव की आंखें बिल्कुल लाल थी, बारिश का पानी उस पर गिर रहा था। आरव मयंक का कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रूही के हाथ लगाने की, बोलकर आरव मयंक को एक पंच मारता है, जिससे मयंक नीचे गिर जाता है। तब तक वहां पर करण, तनु और नित्या भी आ गए थे। तनु रूही को देखकर जल्दी से उसके पास जाती है। नित्या भी रूही के पास जाती है। तनु रूही को उठाती है। रूही अपने पैरों पर सही से खड़े भी नहीं हो पा रही थी। तनु और नित्या ने उसे संभाल रखा था। मयंक उठकर आरव को मारने वाला होता है, उससे पहले आरव उसके पेट पर एक पंच मारता है। मयंक के मुंह से खून आ जाता है, जो पानी में बह रहा था। करण रूही को देखकर, आरव को रोकना होगा। रूही युग आरव को देखकर, तुम्हें लगता है कि बॉस रुकेंगे। वे अभी अपने होश में नहीं है। बॉस को कोई नहीं रोक सकता। युग की बात सुनकर आरव को देखने लगता है। यही आरव जो कब मयंक को पंच मारते हुए गुस्से में, तूने मेरी रूही को छुआ भी कैसे। तू मेरी रूही को मुझसे दूर करना चाहता था। मेरी रूही को कभी नहीं होगा। मेरी रूही को मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। फिर आरव मयंक को उठाकर खड़ा करता है। मयंक लड़खड़ा रहा था, भी कुछ बोलने की हालत में नहीं था। आरव घूरकर उसे देखता है, फिर उसे जोर से धक्का देता है। मयंक पास बने फाउंटेन से टकरा जाता है, उसके सिर से खून बहने लगता है। ये देखकर रूही, तनु और नित्या का हाथ कसकर पकड़ लेती है।
तनु खुद भी आरव को इस तरह पहली बार देख रही थी। वे भी डरी हुई थी पर उसे मन से डरती नहीं हो रही थी। नित्या को आरव की साइड के बारे में पहले से ही पता था, फिर भी अपनी आंखों के सामने देखना उसे भी डरा रहा था। आरव मयंक को उठाता है और फिर उसे जोर से किक मारता है। मयंक बुरी तरह फाउंटेन से टकराता है। वे व्हाइट फाउंटेन भी मयंक के खून से लाल हो गया था। आरव मयंक को घूरते हुए चिल्लाकर युग युग बॉस बॉस। आरव खतरनाक आवाज में कब्र खोदो। आरव की बात सुन सब हैरानी से आरव को देखने लगते हैं, पर किसी में भी अभी बोलने की हिम्मत नहीं। तो एक साइड में बने एक स्टोर रूम में जाता है और उस रूम से 2 कुल्हड़ लेकर आता है। रुक एक कुल्हड़ करण को दे देता है। करण और युग दोनों वहीं साइड में मिट्टी खोदने लगते हैं। तनु हैरानी से करण को देख रही थी। रूही की नजर सिर्फ आरव पे थी। कुछ देर में गड्ढा तैयार था। इस पूरे वक्त में आरव बस में घूर रहा था। युग बॉस आरव मयंक का हाथ पकड़कर उसे खींच कर ले जाता है और गड्ढे में डाल देता है। मयंक मरा नहीं था, वे आधी बेहोशी में था। आरव खुद उसके ऊपर मिट्टी डालता है। कुछ ही देर में वहां एक कब्र बन गई थी, वे भी जिंदा इंसान की। आरव उस कब्र को देखकर अजीब तरह से मुस्कुराता है, फिर मुड़कर रूही को देखता है जो सहमी नजरों से उसे ही देख रही थी। आरव अपने कदम रूही की तरफ बढ़ाता है। आरव को अपने पास आता देख रूही अपने कदम पीछे ले लेती है। यह देखकर आरव अपने हाथों की मुठ्ठियां बना लेता है। आरव अपनी सर्द नजरों से रूही को देखता है। रूही भीगी हुई थोड़ी कांप रही थी। आरव जल्दी से रूही के पास जाकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। बारिश अब पहले से कम थी। रूही अपने पूरे होश में नहीं थी, पर उसे इतना होश था कि उसे सब समझ में आ सके। रूही आरव के सीने से लगी कांप रही थी। आरव अपनी पकड़ रूही पर और कस लेता है। रूही आरव आरव रूही को गले लगाते हुए युग पार्टी खत्म करो युग इस बोलकर युग वापस हॉल में चला जाता है। आरव रूही को गोद में उठाकर अपनी कार की तरफ बढ़ जाता है। तनु रूही के पास जाना चाहती थी, पर आरव को देखकर उसे भी डर लग रहा था। तनु नित्या से, नित्या तुम अंदर जाओ, बारिश में भीगना तुम्हारे लिए सही नहीं है। नित्या अंदर चली जाती है। तनु की नजर उस जगह जाती है जहाँ मयंक को दफनाया गया था। करण तनु को देखकर तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है। तनु करण की तरफ देखकर बिल्कुल नहीं, वो रूही को नुकसान पहुंचाना चाहता था। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं बस चीजों के बारे में सोच रही हूँ। वो ऐसे बोलकर तनु चुप हो जाती है। करण तनु का हाथ पकड़कर, आरव रूही के लिए पागल है। तनु आज तुमने उस पागलपन उसकी सनक एक की है हद देखी है, पर मुझे पता है कि आरव की ये सनक कितनी बेहद है, इसलिए तुमसे कहा था कि दूर रहो इस मामले से। करण की बात पर तनु कुछ नहीं कहती। आरव रूही की कार एक ही विला के बाहर रुकती है। आरव रूही को गोद में उठाकर रूम में ले जाता है। रूही ने अब तक कुछ नहीं बोला था। आरव रूही को वॉशरूम में ले जाता है और शॉवर के नीचे खड़ा कर देता है। रूही अधूरी आंखों से आरव की तरफ देख रही थी। आरव रूही के बाल खोलता है, फिर रूही को अपने सीने से लगाकर उसके ड्रेस की जिप खोलता है और रूही के कपड़े उतार देता है। फिर आरव रूही की बॉडी को अच्छे से साफ करता है। फिर आरव रूही को एक नाइट ड्रेस पहनाता है और रूम में लाकर बेड पर लेटा देता है। तभी गेट नॉक होता है। आरव गेट खोलता है। गेट पर डॉक्टर और एक मेड थी। डॉक्टर अंदर आती है। आरव सर्द लहजे में डॉक्टर रूही को चेक करके एक इंजेक्शन देती है। डॉक्टर और सर मैम अभी सो रही है, वो कल सुबह तक उठेगी, लेकिन ये ड्रग्स का ज्यादा असर नहीं हुआ। डॉक्टर की बात सुन आरव से हिला देता है। डॉक्टर वहां से चली जाती है। आरव रूही को ब्लैंकेट उठाकर उसके माथे पर किस करके रूम से चला जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।